Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and I heartily welcome you in online classes of Tagore School. Class 7th Social Science, we have to study this book which you are watching on the screen. इस 7th क्लास की इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में हमें ये बुक पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू योर बुक. मैं आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, परिचय करवाना चाहूंगा. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द बुक इज पब्लिश्ड बाय स्टूडेंट एडवाइजर. ये जो बुक है वो स्टूडेंट एडवाइजर द्वारा पब्लिश की गई है. एंड दिस बुक इज एज पर द प्रेस्क्राइब्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके कंटेंट को ये पूरी तरह से इंक्लूड करती है, फॉलो करती है. तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इस बार 6, 7, 8 तीनों ही क्लासों में एनसीईआरटी की बुक्स अप्लाई हो चुकी है. राजस्थान में भी पहले ये सेंट्रल बोर्ड में चलती थी. तो उस बुक के कंटेंट को पूरी तरह से ये फॉलो करती है और इसमें एक्स्ट्रा डायग्राम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पेपर वाइज भी और कंटेंट वाइज भी ये बुक जो है बहुत ही बेटर बुक है. एंड इट इज द कवर पेज ऑफ दिस बुक. इस बुक का ये कवर पेज है. यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. क्लास 7th सोशल स्टडीज. एंड लेट्स स्टेपिंग इन द बुक. आइए बुक के अंदर चलते हैं. दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ये जो बुक है 3 भागों में डिवाइड की गई है. द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री. इस बुक का पहला जो पार्ट है वो हिस्ट्री है, यानी इतिहास है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक इज ज्योग्राफी. इस बुक का जो सेकेंड पार्ट है वो ज्योग्राफी है, यानी भूगोल है. एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक इज पॉलिटिकल साइंस. और इस बुक का जो तीसरा भाग है वो पॉलिटिकल साइंस है, यानी राजनीति विज्ञान है. सो दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. इस बुक को 3 भागों में विभाजित किया गया है. इन द हिस्ट्री पार्ट इस हिस्ट्री वाले पार्ट में देर आर 10 लेसन्स, 10 लेसन्स हैं. इन द ज्योग्राफी पार्ट, इस ज्योग्राफी वाले पार्ट में देर आर 9 लेसन्स, 9 लेसन्स हैं. एंड इन द पॉलिटिकल साइंस पार्ट और पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट में देर आर 9 लेसन्स, 9 लेसन्स हैं. वी आर स्टार्टिंग द बुक. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक को विद द हिस्ट्री पार्ट. हिस्ट्री वाले पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री का पहला लेसन है. विच नेम इज ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स. मैं इसका लेसन का नेम आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा पहले, ताकि आपके ये लेसन अंडरस्टैंड हो सके, आप समझ सकें इसको. यहां पर जो लेसन का नेम है वो है ट्रेसिंग चेंजेज. ट्रेसिंग यानी होता है पीछा करना या किसी का पता लगाना. चेंजेज का मतलब होता है बदलाव. बदलावों का पता लगाना, बदलावों का पीछा करना या बदलावों का पता लगाना. चेंजेज को ट्रेस करना. बदलाव होते रहते हैं समय के साथ साथ, बदलाव होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं कई चीजों में. जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे चेंजेज होते रहते हैं चीजों में. उन चेंजेज को ट्रेस करना यानी उन चेंजेज जो बदलाव हुए हैं उनका पीछा करना और उनका पता लगाना. अब ये किन बदलावों के बारे में हम लोग उनके बारे में पीछा करेंगे और उसका पता लगाएंगे, तो ये लिखा है थ्रू 1000 ईयर्स. 1000 का मतलब क्या होता है? 1000. 1000 ईयर्स, 1000 सालों के द्वारा. थ्रू यानी होता है से, 1000 सालों से. 1000 सालों से थ्रू यानी होता है से. 1000 ईयर्स यानी 1000 सालों से. चेंजेज, ट्रेसिंग, 1000 सालों के अंदर जो चेंजेज हुए हैं, 1000 ईयर्स के अंदर जो चेंज हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनको ट्रेस करना, उनको पीछा करना, उनको ढूंढना और उनका पता लगाना. तो इस लेसन में हम लोग पिछले 1000 सालों के बारे में, उनके पिछले 1000 सालों में जो चेंजेज आए हैं, जो बदलाव आए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और कौन से 1000 सालों के बारे में हम पढ़ेंगे वो भी हम अभी लेसन जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे कि कौन से 1000 ईयर्स की बात हो रही है. तो कुल मिला के इस लेसन का जो नेम है वो है ट्रेसिंग चेंजेज. चेंजेज को ट्रेस करना, उनका पता लगाना.
थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 सालों में से। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। स्टेपिंग इन यानी प्रवेश करते हैं इस लेसन में। स्टेप यानी होता है सीढ़ियां, सीढ़ियां उतर के जब कोई चीज में हम प्रवेश करते हैं तो उसको स्टेपिंग इन कहते हैं। तो हम लोग इसमें अब प्रवेश कर रहे हैं, इस लेसन में एंटर कर रहे हैं। लुक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर देखें ध्यान से ताकि आप समझ सकें चीजों को, और ध्यान अपना कंसंट्रेट रखें, एकाग्र चित्त रखें। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री यानी इतिहास जो होता है, इज यानी है, ऑल अबाउट यानी बारे में, द स्टडी यानी अध्ययन, ऑफ पास्ट यानी भूतकाल के। भूतकाल की स्टडी, भूतकाल यानी जो समय गुजर गया, जो समय चला गया, जिसको हम पास्ट कहते हैं, पास्ट। पास्ट की स्टडी यानी भूतकाल के अध्ययन के बारे में हिस्ट्री होती है। यानी हिस्ट्री किसको कहते हैं? भूतकाल के घटनाओं, पास्ट की जो स्टडी होती है, जो भूतकाल का अध्ययन होता है, भूतकाल के अध्ययन के बारे में जो चीजें होती है वो हिस्ट्री कहलाती है। ये इस सेंटेंस का सेंस है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हिस्ट्री होती है बारे में, द स्टडी ऑफ द पास्ट, पास्ट के स्टडी, भूतकाल के अध्ययन के बारे में जो चीजें होती है वो हिस्ट्री कहलाती है। यानी जब हम पुरानी बातों का अध्ययन करते हैं, जो बातें, जो घटनाएं गुजर गई, जो समय गुजर गया, जिसको हम पास्ट कहते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी होता है इतिहास, हिंदी में इतिहास कहते हैं, इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहते हैं। इफ यदि वी टू फार इन द पास्ट, इफ वी गेट टू फार इन द पास्ट, इफ वी गेट यदि हम जाते हैं, टू फार यानी बहुत दूर, फार यानी दूर होता है, टू फार यानी बहुत दूर। इफ वी गेट यदि हम जाते हैं, टू फार बहुत दूर, इन द पास्ट भूतकाल में। यदि हम पास्ट में, यदि हम भूतकाल में, देखिए मैं जो भी शब्द आएंगे नए नए, जो भी इंग्लिश में वर्ड्स आ रहे हैं, इनको माइंड में फिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हर चीज को बार बार हिंदी में बताऊंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हालांकि मैं बताऊंगा आपको, हालांकि मैं अभी हर एक शब्द का हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन कई चीजें जो बार बार आती है उनको हमें दिमाग में रखना चाहिए ताकि उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। जैसे पास्ट है, अब पास्ट यानी भूतकाल होता है, जो समय निकल गया उसको पास्ट कहते हैं। अब मैं हर बार इसके बारे में बताऊंगा तो फिर बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अपना, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए शब्दों को। इफ वी गेट टू फार, यदि हम बहुत दूर जाते हैं, गेट यानी होता है वैसे प्राप्त करना होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कोई भी शब्द का अर्थ सिचुएशन के हिसाब से निकलता है। कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। वाक्य में उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो उसकी सिचुएशन के आधार पर निर्भर करता है। तो वैसे जैसे गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन यहां पर होता है जाते हैं, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना पड़ता है। इफ वी गेट यदि हम जाते हैं, टू फार बहुत दूर, इन द पास्ट भूतकाल में। यदि हम पास्ट में बहुत दूर जाते हैं यानी बहुत जब पीछे जाते हैं अपन, वी फाइंड हम पाते हैं, नो मटेरियल एविडेंस कोई तथ्यात्मक प्रमाण, कोई, वी फाइंड नो मटेरियल, नो का मतलब है नहीं, हम कोई मटेरियल एविडेंस यानी तथ्यात्मक, मटेरियल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जिसको हम तथ्य भी कह सकते हैं। कोई तथ्यात्मक एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण या सबूत। हम कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं पाते हैं। यदि हम बहुत पहले, यदि हम बहुत आगे पीछे चले जाते हैं, जब हम बहुत सालों पीछे चले जाते हैं, जब हम बहुत साल पुरानी स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो हमें ज्यादा मटेरियल एविडेंस नहीं मिलते हैं। मटेरियल एविडेंस का मतलब है कि प्रमाण नहीं मिलते हैं ज्यादा। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण या सबूत। तो सबूत, मटेरियल, सबूतों के मटेरियल नहीं मिलते हैं, यानी चीजें नहीं मिलती हमें सबूत के रूप में। मटेरियल यानी पदार्थ होता है, तो हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं ज्यादातर। मटेरियल एविडेंस हमें प्राप्त नहीं होते। हाँ, थोड़ी बहुत पीछे जाएंगे तो हमें चीजें मिल जाती है पुरानी, लेकिन हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो हमें मटेरियल एविडेंस यानी तथ्यात्मक सबूत या प्रमाण, एविडेंस
वो हमें नहीं मिलते हैं पुराने। टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जब हम बहुत पीछे चले जाते हैं हिस्ट्री में, बहुत सालों पहले की जब हम बात करते हैं, बहुत हजारों सालों पहले की जब हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें सबूत नहीं मिलते हैं उतने पुराने, एविडेंस नहीं मिलते हैं, और मटेरियल एविडेंस यानी तथ्यात्मक चीजें नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलते। बट लेकिन एज वी कम क्लोजर, जैसे जैसे हम क्लोजर आते हैं, क्लोज यानी पास में होता है, क्लोजर यानी और पास में, क्लोजर यानी और पास में, जैसे जैसे हम और पास में आते हैं, यानी दूर से जब हम अपने पास आते हैं, टू द प्रेजेंट टाइम, आज के समय के, प्रेजेंट टाइम के जब हम पास आते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट की रिकॉर्ड्स यानी तथ्य, रिकॉर्ड्स यानी तथ्य कह सकते हैं या चीजें मान सकते हो आप, एंड टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स का मतलब यहां पर मैंने लिखा है प्रशंसा पत्र, यानी पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें पुराने जमाने की मिलती है अपने को, उसमें से एक प्रशंसा पत्र भी होते हैं, यानी कुछ लेटर्स भी मिलते हैं अपने को, उसको टेस्टिमोनियल्स कहते हैं, प्रशंसा पत्र। तो हम जैसे जैसे नजदीक आते हैं प्रेजेंट टाइम के, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट की रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल्स, रिकॉर्ड्स यानी संग्रह या कुछ तथ्य, एंड टेस्टिमोनियल्स यानी प्रशंसा पत्र, ऑफ वेरियस इवेंट्स, अलग अलग घटनाओं के, आर देयर, वहां हैं। यानी जैसे जैसे हम प्रेजेंट टाइम के निकट आते हैं, जब हम वर्तमान समय के निकट की पढ़ाई करते हैं, तो हमें कई चीजें फिर मिलती है, यानी ज्यादा दूर की चीजें नहीं मिलती है, लेकिन जब हम वर्तमान समय के प्रेजेंट टाइम के क्लोजर आते हैं, पास में आते हैं, तो हमें रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, तथ्य भी मिलते हैं, और टेस्टिमोनियल्स यानी प्रशंसा पत्र यानी लेटर्स भी मिलते हैं कई प्रकार के, विच हेल्प अस, जो कि हमारी हेल्प करते हैं। ये जो चीजें मिलती है, रिकॉर्ड्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, विच हेल्प अस, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, इन स्टडिंग, पढ़ने में, द सब्जेक्ट, विषय को, हमें सब्जेक्ट को स्टडी करने में ये चीजें हमारी हेल्प करती हैं। कौन सी चीजें? टेस्टिमोनियल्स और रिकॉर्ड्स। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की पढ़ाई, हिस्ट्री का अध्ययन, इज डिवाइडेड, बांटा गया है, इनटू 3 पीरियड्स, 3 समय काल में, 3 समयों में, 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को बांटा गया है। हिस्ट्री का जो स्टडी है, हिस्ट्री की जो अध्ययन है, उसको 3 पीरियड्स, पीरियड्स का मतलब है समय, पीरियड यानी होता है काल, एक समय अवधि, तो 3 समय अवधियों में हिस्ट्री को बांटा गया है। अब वो 3, इन अदर वर्ड्स, आई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, द एंसेंट, प्राचीन। अब ये 3 समय का, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है समय के आधार पर। ये कौन कौन से भाग हैं? द एंसेंट, एंसेंट का मतलब है प्राचीन, सबसे पुराना समय, इसको द एंसेंट कहेंगे। तो पहला जो टाइम पीरियड, 3 जो टाइम पीरियड बनाए गए हैं हिस्ट्री के, उसमें से सबसे पहला है द एंसेंट, एंसेंट का मतलब है प्राचीन, सबसे पुराना। फिर दूसरा है द मेडिवल, मेडिवल का मतलब है मध्य, बीच का टाइम, मेडिवल। एंड थर्ड है द मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब है आधुनिक, वर्तमान यानी आधुनिक। 3 टाइम बनाए गए हैं हिस्ट्री के, एक तो एंसेंट यानी प्राचीन, द मेडिवल यानी मध्यकाल, और एंड द मॉडर्न और आधुनिक। तो ये 3 टाइम पीरियड डिवाइड किए गए हैं हिस्ट्री के लिए, इन 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में यानी इस भाग में, वी शैल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की हिस्ट्री के बारे में, यानी भारत के इतिहास के बारे में, ऑफ द मेडिवल टाइम, मध्यकाल के समय की। मेडिवल अपन ने पढ़ा है ना अभी, कि 3 प्रकार से बांटा गया है चीजों को, एक तो एंसेंट यानी प्राचीन, एक बीच का टाइम यानी मेडिवल, और एक मॉडर्न। तो अभी इस जो सेक्शन, ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, इस सेक्शन में हम भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन कौन से टाइम की हिस्ट्री पढ़ेंगे? ऑफ द मेडिवल टाइम्स, मध्यकाल के समय की, एंड कवर द पीरियड, और इस समय को कवर करेंगे, यानी
कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, अध्ययन करने की। फ्रॉम 700 सीई टू अप्रोक्सीमेटली 1800 सीई। ये जो हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, भारत का जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में, वो पढ़ेंगे मेडिवल टाइम यानी मध्यकाल। और वो मध्यकाल कौन सा समय होगा? देखो 700 सीई से लेके लगभग 1800 सीई तक। अब सीई का मतलब है कॉमन इरा। सीई का मतलब है कॉमन इरा। कॉमन इरा का मतलब जो सामान्य समय चलता है, जो आप सन पढ़ते हैं, सन मान सकते हो आप, सन जिसको हम हिंदी में सन कहते हैं। अभी जैसे 2020 चल रहा है तो इसको सन कहते हैं, इसको कॉमन इरा भी कहते हैं, सीई इंग्लिश में कह सकते हैं। तो सन बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसको सीई का फुल फॉर्म है कॉमन इरा, यानी सामान्य जो समय गणना चलती है वो कॉमन इरा कहलाती है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मेडिवल टाइम होगा, मध्यकाल होगा, ये हिस्ट्री का भारत के मध्यकाल के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये कौन से टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे? 700 सीई यानी सन 700 से लेकर टू अप्रोक्सीमेटली 1800 सीई, लगभग 1800 सन 1800 तक। सन 700 से लेके सन 1800 तक। अब देखो कितने साल हो गए, आप काउंट करोगे तो 1100 साल होंगे। 700 से लेकर के 1800 तक, सन 700 से लेकर सन 1800। अभी सन 2020 चल रही है, तो हम लोग पढ़ेंगे सन 700 से लेकर सन 1800 तक का जो टाइम था पुराना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि हम जो भी स्टडी करेंगे वो इस टाइम के बारे में करेंगे, 700 सीई से लेकर लगभग अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 1800 सीई तक। इन अदर वर्ड्स, आई जहां भी लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, ए पीरियड ऑफ अबाउट 1100 ईयर्स, लगभग 1100 सालों का टाइम है ये। 700 से लेकर 1800 के बीच में जो टाइम हम पढ़ेंगे, ये लगभग 1100 ईयर्स का टाइम पीरियड है, जिसको मेडिवल टाइम पीरियड कहा जा रहा है, मध्यकाल। अनडाउटेडली यानी निसंदेह, डाउट किसको कहते हैं? संदेह को। अनडाउटेडली यानी निसंदेह, द पीरियड, यहां पर मैंने आपको शो हो चुका होगा अनडाउटली, जो मैंने अनडाउटली यानी निसंदेह, द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स, ये जो 1100 वर्षों का पीरियड है, समय है, इज ए लॉन्ग वन, एक बहुत बड़ा समय है। एंड यू विल श्योरली, और आप निश्चित रूप से, बी एक्साइटेड, उत्तेजित होंगे, यानी आपको बड़ा उत्तेजना होगी आपको इसके बारे में। श्योरली यानी निश्चित रूप से, यू विल श्योरली बी एक्साइटेड, आप निश्चित रूप से एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड यानी उत्तेजित होंगे, यानी आपके मन में बहुत उत्तेजना होगी, जिज्ञासा होगी, टू नो जानने की, अबाउट न्यू पीपल, नए नए लोगों के बारे में, न्यू डायलेक्ट्स, नई बोलियों के बारे में। डायलेक्ट्स का मतलब है बोलियां, मैंने लिख भी रखा है यहां पर, डायलेक्ट्स यानी बोलियां। तो आपको निश्चित रूप से, जब आपको ये पता लगा है कि हम लोग पिछले 1100 सालों के बारे में पढ़ेंगे, सन 700 से लेके 1100 के बीच में, 700 से लेके 1800, सन 1800 के बीच में जो 1100 सालों का टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो निश्चित रूप से आप एक्साइटेड होंगे, आपको उत्तेजना हुई होगी, अच्छा लगा होगा, और आप जानना चाहेंगे अबाउट न्यू पीपल, नए नए लोगों के बारे में, न्यू डायलेक्ट्स, नई नई बोलियों के बारे में जो वो लोग बोलते थे, न्यू स्क्रिप्ट्स, नई नई स्क्रिप्ट्स यानी कथाओं के बारे में, न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, नई कपड़े पहनने की स्टाइल के बारे में, ड्रेसिंग अप, फूड यानी भोजन के बारे में, बिल्डिंग्स यानी इमारतों के बारे में, यानी जो मकान उस समय में होते थे उनके बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, एंड मोनामेंट्स और स्मारकों के बारे में, पेंटिंग यानी चित्रकारियों के बारे में, म्यूजिक यानी संगीत के बारे में, एंड आल्सो द चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो, और बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। ये सिनेरियो का मतलब परिदृश्य मैंने लिखा है यहां पर। तो बदलते हुए, चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो, बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, इन दीज ईयर्स, इन वर्षों में। देखो मैं आपको थोड़ा अभी डीपली समझा रहा हूं, टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जो बेस है, जो आधार है, वो मजबूत हो जाए। आप चीजों को मजबूती से बाद में हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी,
अभी मैं स्पीड कम रख रखी है मैंने, मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं रीड कर दूं लेसन और आपके समझ में नहीं आए। इसलिए मैं बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, लेकिन आपको भी बारीकी से ही समझना चाहिए, इतनी बारीकी से बाद में नहीं होगा। इसलिए चीजों को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, माइंड में सेटअप करने की कोशिश कीजिए। तो आपको निश्चित रूप से ये एक्साइटेड होंगे, आप जिज्ञासु होंगे, उत्तेजना होगी आपके मन में कि इन 1100 वर्षों में कैसे लोग, नए नए लोग थे, कैसे उनकी बोलियां थी, डायलेक्ट्स थे, कैसे उनकी स्क्रिप्ट्स, कथाएं, उनकी इस ड्रेसिंग की स्टाइल, उनका फूड, उनकी बिल्डिंग्स, उनके मोनामेंट्स, उनकी पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स के अलावा म्यूजिक, उनके संगीत के बारे में, और बदलते हुए जो पॉलिटिकल सिनेरियो, कैसे राजनीतिक परिदृश्य बदला, यानी बहुत सारी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई 1100 वर्षों में क्या क्या चीजें थी जो बदलती रही, या इन सब चीजों के बारे में जानने की आपको भी जरूर जिज्ञासा होगी। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, द अरब्स का मतलब है अरबी लोग। अरब एक देश का नाम है, वहां के जो लोग होते हैं वो अरबी कहलाते हैं। अरबी घोड़ों के नाम बारे में सुना होगा आपने, वहां के घोड़े बड़े प्रसिद्ध है, अरबी घोड़े। लोग भी अरबी कहलाते हैं, वहां के अरब देश के लोग अरबी, इंग्लिश में उनको अरब्स कहेंगे हम। अरब्स का मतलब है अरबी लोग। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अरब्स यानी अरबी लोग केम टू इंडिया, भारत आए, एज ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में। ट्रेडर्स यानी व्यापारी। अरब लोग जो थे, अरब्स यानी अरब के जो लोग थे, वो भारत आए ट्रेडर्स के रूप में, यानी व्यापारियों के रूप में। तुर्किश भी लोगों का है। तुर्की देश होता है, एक देश का नाम है तुर्की, वहां के लोग तुर्किश कहलाते हैं, तुर्की कहते हैं उनको। तो तुर्किश इन्वेशंस टुक प्लेस। इन्वेशंस का मतलब है आक्रमण, तुर्की आक्रमण, तुर्की लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तुर्किश इन्वेशन, तुर्की आक्रमण, टुक प्लेस यानी हुए, इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम 1000 सीई ऑनवर्ड्स, 1000 वर्ष पहले, सन 1000 में, ऑनवर्ड्स यानी ठीक 1000 वर्ष, सन 1000 वर्ष, ऑनवर्ड्स यानी का मतलब होता है ठीक, यानी एकदम सही तारीख, जो समय बताया जा रहा है वो सही ठीक बताया जा रहा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि तुर्की लोगों का आक्रमण। तुर्किश इन्वेशंस का मतलब मैंने लिख रखा है आक्रमण। तुर्की आक्रमण टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, यानी हुए, इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम 1000 सीई ऑनवर्ड्स, सन 1000 में। तुर्की जो आक्रमण हुए, देखो अरब लोगों के बारे में तो ये बताया गया है कि अरब लोग ट्रेडर्स के रूप में भारत में आए, यानी ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, व्यापारी के रूप में आए। और तुर्की जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किए भारत पर। तुर्की इन्वेशंस का मतलब, तुर्की आक्रमण कब हुए, सन 1000 में। हम लोग कौन से टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 700 सीई से लेकर के 1800 तक, तो 1000 उसके बीच में ही आएगा, 700 के बाद 1000 आएगा। तो तुर्की लोगों ने आक्रमण किए 1000 सीई यानी सन 1000 में। दे एम्ड, उनका लक्ष्य था, एट एस्टैब्लिशिंग, स्थापित करना, ए सल्तनत और किंगडम इन अवर कंट्री, हमारे देश में। उनका वो जो तुर्की लोगों ने आक्रमण किया, उनका एम्ड यानी उनका एम क्या था, उनका एम था, उनका लक्ष्य था, एस्टैब्लिशिंग यानी स्थापित करना, ए सल्तनत, उनकी सल्तनत स्थापित करना, और किंगडम या साम्राज्य स्थापित करना, इन अवर कंट्री, हमारे देश में। वो अरब लोग तो व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन जो तुर्कियों ने सन 1000 में इन्वेशन किया, आक्रमण किया, उनका जो एम था, जो उनका उद्देश्य था, वो था उनकी सल्तनत या किंगडम को एस्टैब्लिश करना, यानी स्थापित करना, इन अवर कंट्री, हमारे देश में। यानी वो हमारे देश में राज करने की इच्छा लेकर के आए थे, अपना शासन स्थापित करने की इच्छा लेकर के आए थे। पर्सियन, फारसी लोग, देखो अलग अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है। पहले बताया गया अरबों के बारे में, अरबी लोग तो ट्रेडर्स बन के आए,
व्यापारी बन के आए। फिर तुर्कियों के बारे में बताया कि तुर्किश लोगों ने आक्रमण किया सन 1000 में, और उनका उद्देश्य था भारत में अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना। अब तीसरे और हैं, देखो पर्सियन। पर्सियन का मतलब फारसी लोग। फारस भी एक देश है, वहां के लोगों को पर्सियन बोलते हैं, फारसी। तो फारसी लोग जो थे, पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, सॉरी पर्सियन फारसी लोग भी होते हैं और पर्सियन फारसी भाषा भी होती है। तो यहां पर फारसी भाषा के बारे में बताया गया है। तो पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, ये जो तुर्की लोग थे, जो तुर्की लोगों ने जो भारत पर आक्रमण किया, फारसी उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी न्यायालय की भाषा थी। उनके जो न्यायालय होते थे उनमें भाषा चलती थी पर्सियन। पर्सियन यहां जो आया था अभी, पर्सियन का मतलब है फारसी भाषा। पर्सियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी यानी न्यायालय की जो लैंग्वेज थी वो पर्सियन थी, यानी फारसी भाषा थी। एंड दे वर सक्सेसफुल, और वे सफल रहे इन रिप्लेसिंग द कंटेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज, और वो सफल रहे, सक्सेसफुल रहे। किस बात में सक्सेसफुल रहे? कौन लोग? जो तुर्की लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया, जिनकी भाषा फारसी थी, पर्सियन थी, और वे सक्सेसफुल रहे, वे सफल रहे। किस बात में सफल रहे? इन रिप्लेसिंग, रिप्लेस करने का मतलब होता है किसी चीज को हटा करके दूसरी चीज रख देना, उसको रिप्लेस करना कहते हैं। तो वो रिप्लेस करने में सफल रहे। किस चीज को रिप्लेस करने में सफल रहे? द कंटेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब उस समय जो दूसरे और थे। देखो समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में। जैसे एक ही समय में अभी नरेंद्र मोदी भी है और एक ही समय में अभी अपने राजस्थान में अशोक गहलोत भी है, तो दोनों कंटेम्परेरी कहलाएंगे, यानी एक समय में ही है दोनों। जो समकालीन, हिंदी में एक शब्द होता है समकालीन, एक ही समय में जब दो लोग रहते हैं या ज्यादा लोग रहते हैं तो उनको कंटेम्परेरी कहते हैं, समकालीन। तो ये जो तुर्की लोग थे वो रिप्लेस करने में सक्सेसफुल रहे। किनको रिप्लेस करने में? किनको हटा करके अपनी चीज रखने में? तो कंटेम्परेरी यानी समकालीन, रूलिंग डायनेस्टीज यानी शासन, डायनेस्टीज यानी राजवंश। डायनेस्टीज होता है राजवंश। भारत में पहले राजवंश राज करते, राजा लोग राज करते थे, उनको डायनेस्टीज यानी राजवंश कहा जाता है। तो रूलिंग डायनेस्टीज यानी जो शासक राजवंश थे जो भारत पर शासन करते थे, उस समय में जब उन्होंने आक्रमण किया, जब तुर्कियों ने आक्रमण किया सन 1000 में, तो उस समय जो कंटेम्परेरी यानी समकालीन, उनके समय में जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो ये राजवंश राज करते थे, राजवंश डायनेस्टीज जो रूलिंग थी, जो राजा लोग राज करते थे, जो कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे उस समय में, उनको रिप्लेस करने में वो सक्सेसफुल रहे, यानी उनको हटा करके खुद बैठ गए गद्दी पर। कौन? तुर्की लोग, तुर्किश लोग, उनकी बात चल रही है अभी। तो तुर्किश लोग सक्सेसफुल रहे, सफल रहे रिप्लेस करने में। किनको रिप्लेस करने में? कंटेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज को, यानी उस समय के जो समकालीन राजवंश थे, जो राजा थे, उनको। बिफोर दिस पीरियड आल्सो, सॉरी यहां पर हम हैं, बिफोर दिस पीरियड आल्सो, इस पीरियड के पहले भी, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, एक बहुत ही एक्सट्रीमली यानी बहुत ही लॉन्ग पीरियड यानी लंबा समय, ऑफ स्ट्रगल संघर्ष का। ये जो बात अभी अपन कर रहे हैं कि सन 1000 में तुर्कियों ने आक्रमण किया और वो यहाँ के जो डायनेस्टीज थे, जो राजवंश थे, उनको रिप्लेस करने में सक्सेसफुल रहे, उनको हटा करके खुद गद्दी पर बैठने में सफल रहे। लेकिन इससे भी पहले देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, एक बहुत ही एक्सट्रीमली यानी बहुत लंबा समय काल, ऑफ स्ट्रगल यानी संघर्ष का, बिटवीन वेरियस पावर्स, अलग अलग ताकतों के बीच में, अमंग विच द प्रतिहार्स, जो कि अमंग यानी बीच में, कुछ जो उसके पहले भी संघर्ष हुआ भारत में। मैं आपको एक बार सेंस बता देता हूं कि ये जो तुर्कियों ने आक्रमण किया, यहाँ के राजाओं को हटा करके खुद बैठ गए गद्दी पर, इसमें वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन उससे भी पहले एक संघर्ष का टाइम रहा,
तुर्कियों के आक्रमण से पहले भी आपस में भी ये राजा लोग लड़े। स्ट्रगल यानी होता है संघर्ष, यानी तुर्कियों के आक्रमण से पहले भी एक संघर्ष का काल रहा भारत में। फिर से मैं बताता हूं आपको, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस पीरियड आल्सो, उससे पहले भी एक पीरियड था, एक समय था। देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, एक स्ट्रगल का यानी संघर्ष का एक लंबा समय इससे पहले था। बिटवीन वेरियस पावर्स, इन ताकतों के बीच में। अमंग विच, जिसमें से कौन कौन सी ताकतें थी जो आपस में संघर्ष किया, जिन्होंने प्रतिहार एक राजवंश था भारत में, राजा था प्रतिहार राजाओं का एक वंश था। तो प्रतिहार वंश, द पाल वंश था एक, एंड द राष्ट्रकूट, एक राष्ट्रकूट वंश था। वर द प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध थे। प्रोमिनेंट वंश इन नॉर्थन इंडिया, ये नॉर्थन इंडिया यानी उत्तरी भारत के प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध राजवंश थे। जो मैंने 2-3 नाम पढ़े ना अभी, एक तो प्रतिहार वंश नहीं बोल के मैं इंग्लिश में डायनेस्टी बोलूंगा इनको, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। तो वंश की, राजवंश की जगह मैं डायनेस्टी बोलूंगा। प्रतिहार डायनेस्टी थी भारत में, पाल डायनेस्टी थी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। ये कुछ प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध डायनेस्टी थी, प्रसिद्ध राजवंश थे इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। जो अपना उत्तरी भारत है यानी ऊपर का जो भारत है, उसमें ये जो 3 मैंने बताए नाम, एक तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये जो डायनेस्टी थी, ये जो राजवंश थे, इनके आपस में भी पहले स्ट्रगल का टाइम रहा। ये आपस में भी झगड़े, पहले तुर्कियों के आक्रमण से पहले की बात है ये। तो तुर्की लोगों ने जब सन 1000 में इन्वेशन किया यानी आक्रमण किया, उससे पहले भारत में एक आपस में राजाओं के बीच में आपस में भी एक स्ट्रगल का टाइम रहा, लंबे टाइम तक भारत के जो राजवंश थे वो आपस में भी झगड़ते रहे। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में, इस भाग में, वी विल आल्सो नो, हम ये भी जानेंगे अबाउट द चोल्स। चोल वंश भी था एक, अभी 3 जो नाम पढ़े उसके अलावा एक चोल वंश भी था, चोल डायनेस्टी। वो उत्तरी भारत में नहीं थी, वो दक्षिणी भारत में थी, नॉर्दर्न में नहीं था, वो साउथर्न इंडिया में था। वी विल आल्सो नो, हम ये भी जानेंगे इस सेक्शन में अबाउट द चोल्स, चोलों के बारे में। हु सेंट, जिन्होंने भेजे, ट्रेड मिशन, व्यापारिक समूह, मिशन का मतलब अभियान होता है, जिन्होंने व्यापारिक अभियान भेजे यानी उन्होंने अपने व्यापारिक दस्ते भेजे टू द डिस्टेंट कंट्रीज, दूर दूर के देशों में। डिस्टेंट यानी दूर दूर के, कंट्रीज यानी देशों में। एक चोल वंश हुआ था, दक्षिणी भारत का था वो। उन्होंने अपने जो ट्रेड मिशन यानी व्यापारिक मिशन, व्यापारिक जो मिशन का मतलब होता है अभियान, व्यापारिक अभियान दूर दूर के देशों तक उन्होंने भेजे अपने, यानी व्यापारियों को भेजा व्यापार करने के लिए दूर दूर के देशों में, डिस्टेंट कंट्रीज में यानी दूर दूर के देशों में। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। शताब्दी, सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी यानी होता है शताब्दी। शताब्दी होती है 100 सालों की। अभी 2020 चल रहा है तो ये 20वीं शताब्दी चल रही है, यानी 2000 चल रहा है ना, तो ये 20वीं शताब्दी कहलाती है। 100 सालों की एक शताब्दी होती है, इंग्लिश में इसको सेंचुरी कहते हैं। तो ये 16वीं शताब्दी में यानी सन 1600 में, जैसे अभी 2020 है ना, तो 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया लगभग 1600। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, द मुगल्स, मुगल लोग, मुगल जानते हो आप, जो मुगल वंश पूरा, बाबर, अकबर, ये मुगल थे सारे। द मुगल रिप्लेस्ड द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। 16वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ? पहले तो सन 1000 में तो तुर्की लोग बैठ गए आकर के शासन पे। उससे पहले भारत के राजा लोग आपस में झगड़े, स्ट्रगल किया, फिर तुर्की लोग आकर के उनको रिप्लेस करके खुद बैठ गए। और फिर 16वीं शताब्दी में मुगल आए भारत में, उनका आक्रमण हुआ मुगलों का। द मुगल्स रिप्लेस्ड, मुगलों ने रिप्लेस किया, उनको हटा करके खुद बैठ गए। द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, सुल्तान्स इन इंडिया। भारत में जो तुर्की लोगों का राज्य चला, जो तुर्की साम्राज्य हुआ, उनको हटा करके
सल्तनत को हटा करके और मुगल लोग, ये जो मुगल थे, मुगल रिप्लेस्ड द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स इन इंडिया। भारत में जो दिल्ली का सुल्तान था उसको रिप्लेस करके मुगल लोग, मुगलों ने उनको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस यानी उनको हटा दिया और खुद बैठ गए। द मुगल्स वर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। और ये मुगल कहां से आए थे? ये मुगल आए थे सेंट्रल एशिया से। ये देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, द मुगल्स वर, मुगल थे फ्रॉम यानी से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। एशिया अपना महाद्वीप है। आपने कभी वर्ल्ड का जो मैप देखा होगा तो उसमें आपको एशिया महाद्वीप दिखा होगा, उसमें इंडिया अपना भारत उसी में है, एशिया महाद्वीप में। कॉन्टिनेंट कहते हैं इंग्लिश में महाद्वीप को। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका बीच का हिस्सा है ये जो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के थे ये मुगल, वहां से आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए। देयर पॉलिसीज, उनकी जो नीतियां थी मुगलों की, अब मुगलों की बात शुरू हो गई है। द पॉलिसीज, देयर पॉलिसीज, उनकी जो नीतियां थी, हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वो रखती थी एक सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। वो मुगलों की जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती थी, एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखती थी ऑन द सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, मिलिट्री यानी सैनिक, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के तंत्र पर। यानी भारत का जो सामाजिक तंत्र था, सोशल स्ट्रक्चर था, भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, कल्चरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी संरचना, भारत की जो सामाजिक संरचना थी, राजनीतिक संरचना थी, सांस्कृतिक संरचना थी, इसकी सैनिक संरचना थी, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक, रुपए पैसों की संरचना थी। ये जितने भी प्रकार का स्ट्रक्चर था भारत में, संरचना थी, उस पे मुगलों की जो पॉलिसीज थी, मुगलों की जो नीतियां थी, उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, गहरा प्रभाव उन्होंने छोड़ा मुगलों की जो नीतियां थी। मुगल लोग जो आए भारत में, मुगलों का जो आक्रमण हुआ भारत में, तो मुगलों की जो पॉलिसीज थी, मुगलों की जो नीतियां थी, उन नीतियों ने भारत के सोशल, पॉलिटिकल यानी सामाजिक, राजनीतिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, मिलिट्री यानी फौजी, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, इन सब प्रकार के स्ट्रक्चर यानी इस सब प्रकार के भारत के तंत्रों पर मुगलों की जो पॉलिसीज थी, मुगलों की जो नीतियां थी, उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा। गहरा प्रभाव, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, सिग्निफिकेंट यानी गहरा या महत्वपूर्ण, और इंपैक्ट यानी प्रभाव। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट छोड़ा इन चीजों पर मुगलों की पॉलिसीज ने। डियर स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर नाउ, बट आई वांट टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ, सो लेट्स गो अहेड, पूरा करते हैं इसको, कोशिश करते हैं। their rule was that of pump and show, उनका जो रूल था मुगलों का, मुगलों की बात चल रही है। their rule, उनका जो शासन था, मुगलों का जो रूल था यानी शासन था, was that of pump and show। pump and show का मतलब होता है दिखावा। मुगलों का जो शासन था वो दिखावे से भरा हुआ था, पंप एंड शो से भरा हुआ था। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी आती है, उसका मतलब है भव्य, भव्यता से। जो मुगलों का जो रूल था, जो शासन था, वो पंप एंड शो यानी दिखावे से भरा हुआ, स्प्लेंडर यानी भव्यता से भरा हुआ, एंड ऑप्युलेंस यानी अधिकता से भरा हुआ। यानी उनका जो शासन चला मुगलों का, उसमें दिखावा, भव्यता, आडंबर, अधिकता, चीजों को मतलब खूब यूज करना, इस सब से भरा हुआ था। दे इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने परिचय करवाया, मुगलों ने इंट्रोड्यूस करवाया, मुगलों ने परिचय करवाया वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल्स, कई कपड़े पहनने की जो स्टाइल है आज भी भारत में चल रही है, वो मुगलों के द्वारा शुरू की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। सच एज घाघरा, जैसे कि घाघरा चोली है, कुर्ता है, चूड़ीदार पजामा है, शेरवानी है,
एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं अभी जो मैंने बोला आज और बता देता हूं मैं, घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, ये जो ड्रेसिंग सेंस है, ये जो कपड़े हैं, ये मुगलों के ही लाए हुए हैं भारत में। विच आर, जो हैं इन वोग, इवन, वोग यानी प्रचलित, इवन यानी इवन इन द प्रेजेंट टाइम, यहां तक कि आज भी ये वोग में है, वोग यानी प्रचलन में है। ये चीजें मुगलों के द्वारा लाई गई थी 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में जो मुगल आए थे भारत में, उनके द्वारा ये चीजें, जो कई चीजें उन्होंने शुरू की भारत में, उसमें से एक ये कपड़े भी थे, ड्रेसिंग सेंस भी उन्होंने, यानी नए प्रकार के कपड़े नहीं पहनते थे भारत के लोग, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने कुछ अलग प्रकार के कपड़े भारत में इंट्रोड्यूस किए, इवन इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि आज भी प्रचलित है। यानी लोग आज भी घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी आज भी पहनते हैं। ये मुगलों के द्वारा शुरू किया गया है भारत में। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया, ये भी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, क्या? वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड, कई प्रकार के नए नए भोजन भी उन्होंने शुरू किया। यानी वो आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से वो आए थे, तो वहां वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार का खाना खाते थे, वो भारत में जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो यहाँ पर भी वो वैसे ही कपड़े पहनने लग गए, या वैसे ही भोजन खाना खाने लग गए अपने साइड का। तो भारत के लोग भी देख देख के सीख गए। तो इस प्रकार का कुछ खाना भी उन्होंने, नए प्रकार का खाना भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे सच है, जैसे कि बिरयानी भी खाते हैं आजकल लोग कई, पिलाफ, फिरनी, कोरमा, ये मांसाहारी भोजन है ज्यादातर, तो ये वो उनके द्वारा लाया हुआ भोजन है जो आज भी कई लोग खाते हैं। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो कि अत्यधिक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है आज भी, इवन टुडे यानी आज भी, यानी आज भी ये जो उनका मुगलों का लाया हुआ खाना है वो खाते हैं कई लोग, प्रचलित है ये। मैंगोज यानी आम, टोबैको यानी तंबाकू, ग्रेप्स यानी अंगूर, आइस यानी बर्फ, एंड चिलीज यानी मिर्च वर इंट्रोड्यूस्ड, ये परिचय करवाई गई थी इन इंडिया, भारत में, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल के समय में, मुगल साम्राज्य के समय। ये चीजें भी मुगल साम्राज्य के दौरान ही लोगों के ध्यान में आई। कौन कौन सी? आम, मैंगोज यानी आम, टोबैको यानी तंबाकू, ग्रेप्स यानी अंगूर, आइस यानी बर्फ, चिलीज यानी मिर्ची, वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये चीजें भारत में इंट्रोड्यूस की गई, यानी भारत में इनको परिचय करवाया गया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल समय के दौरान। तो मुगलों ने कई प्रकार की चीजें भारत में शुरू की, नए नए कपड़े पहनना शुरू किया, कुछ खाना पीना भी उन्होंने नया शुरू किया, लैंग्वेज भी उन्होंने अपनी शुरू की। तो उनकी जो पॉलिसी थी मुगलों की, उन्होंने सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहां पर डाला, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला भारत के ऊपर, जो आज भी चल रहा है। आज भी लोग वैसे कपड़े पहनते हैं, आज भी लोग उनकी तरह के खाने खाते हैं, आज भी उनकी भाषा भी चल रही है भारत में। तो जो मुगल लोग थे, मुगल जो रूलर थे, मुगल जो शासक थे, उन्होंने अपने पॉलिसीज के थ्रू, अपनी नीतियों के थ्रू भारत की हर प्रकार के क्षेत्र में, जो हमने पढ़ा था ना, किस किस प्रकार के क्षेत्र में, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री का क्षेत्र हो, इकोनॉमी हो, ये इकोनॉमी हो, जितना भी भारत का क्षेत्र थे, सब में उन्होंने अपना प्रभाव डाला, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रभाव डाला। तो भारत की जो मूल संस्कृति थी, कुछ चीजें वो हट गई उनमें से, और वो मुगलों की शुरू हुई चीजें चालू हो गई। तो यहां पर we have studied, dear students, up to here Mughal period. We have studied today up to here, यहां तक आज हमने स्टडी की है। We will start from the next paragraph, हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले पैराग्राफ से इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में। टिल दैट, तब तक ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ लेसन विच वी हैव स्टडीड टुडे। तब तक आज जो हमने स्टडी किया है, ये जो आज जो हमने स्टडी की है, यहां तक का आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक एक वर्ड आपको बताया है, फिर भी आपको कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती है तो आप वो जो भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको और एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने बहुत ही डीपली समझाया है। देखिए, आप पौन घंटे में केवल
अपन ने बस इतना सा किया है। अब कितना किया है मैं आपको बता देता हूं स्क्रीन पर। अपन ने पौन घंटे में यहां से लेकर और यहां तक किया है। अब मैंने आपको बहुत ही डीपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज, कोई सेंटेंस आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको फिर से बता सकता हूं। हालांकि आप इसको भी रिपीट करके सुन सकते हैं। जो भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, इसको 2-3 बार सुनना चाहिए आपको, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो नए नए वर्ड्स आते हैं उनको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, कुछ वर्ड्स के सामने तो मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं, क्योंकि वो बहुत ही नए वर्ड हैं, एकदम न्यू वर्ड्स हैं वो, इसलिए आप इन वर्ड्स को लर्न करना चाहिए रफ नोटबुक में लिखते हुए, और ये जो भी हमने आज पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन का बचा हुआ हिस्सा अगले वीडियो में। सी यू एंड बाय।